ग्लोरियस कोचिंग सेंटर की यूट्यूब चैनल पे एक बार आपका फिर स्वागत है। मैं आपका मित्र ताज। आइए बाल विकास और शिक्षण शास्त्र के टॉपिक को आगे की ओर बढ़ाते हैं और आज हम डिस्कशन करने वाले हैं व्यक्तित्व विभिन्नता। जी दोस्तों, आज हम बात करेंगे व्यक्तित्व विभिन्नता के बारे में, यानी इंडिविजुअल डिफरेंस के बारे में बात करेंगे। यदि आप एक अध्यापक हैं तो आप व्यक्तित्व विभिन्नता के बारे में पूर्णतः अवगत होंगे। यदि आप अध्यापक बनने वाले हैं, यानी सीटीटी का एग्जाम देने वाले हैं, या अपने डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन से कर रहे हैं या बीएड कर रहे हैं, तो भी आपके लिए व्यक्तित्व विभिन्नता की जानकारी आपके पास में होनी चाहिए। आखिर व्यक्तित्व विभिन्नता हमारी शिक्षण प्रणाली को किस प्रकार से प्रभावित करती है, इस चीज़ को हम देखेंगे। आमतौर पर हमारे देश में विभिन्न प्रकार के जाति धर्म के लोग रहते हैं और उनके रहने सहने के एतबार से भी उनके पास में, यानी उनके अंदर व्यक्तित्व विभिन्नता यानी व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है। उन विविधताओं को हम पहचानेंगे और उसके अनुरूप यानी उसके वातावरण के अनुरूप हम लोग शिक्षा देने का प्रयास करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं बिना समय गंवाते हुए। अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार विजिट किए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करेंगे ताकि आपको समय समय पर हमारे क्लास का नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो इस अध्याय में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले, पहले एक हम संक्षिप्त विवरण जान लेते हैं ताकि आप वीडियो के अंत तक बने रहें। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि व्यक्तिक विभिन्नता की प्रवृत्ति, उसके अर्थ को जानेंगे। उसके अंदर व्यक्तिक विभिन्नता का परिभाषा जानेंगे, फिर व्यक्तिक विभिन्नता का परिभाषा के विभिन्न संदर्भ को जानेंगे और व्यक्ति विभिन्नता के प्रकार को भी जानेंगे। उसके अंदर व्यक्ति विभिन्नता के कारण भी जानेंगे कि आखिर क्या कौन कौन से कारण हैं जो व्यक्ति विभिन्नता को हमको देखने को मिलता है। उसके अंदर हम लोग बात करेंगे व्यक्ति विभिन्नता के अध्ययन की विधियाँ भी बात करेंगे, विधियों पर भी चर्चा होगी। व्यक्ति विभिन्नता के अध्ययन में शिक्षा का क्या महत्व है ये भी बात करेंगे और विगत वर्षों में कुछ सवाल जो प्रीवियस सीटेट एग्जाम में पूछे गए हैं उन क्वेश्चनों पर भी हम इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहेंगे ताकि आपको उसको समझने का भी अवसर मिलेगा और अंत में कुछ क्वेश्चन भी आप करते हुए जाएंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि व्यक्ति विभिन्नता का प्रकृति क्या है और उसके में अर्थ के बारे में बात करेंगे। देखिए, आमतौर पर इसके बारे में हम अवगत भी होंगे क्योंकि आप एक अध्यापक हैं या बनने वाले हैं, तब भी आप जानते होंगे कि व्यक्ति विभिन्नता हमारे शिक्षण प्रणाली को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं। देखिए, आमतौर से बात करें कि व्यक्ति विभिन्नता प्रकृति प्रदत्त है, यानी प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से किसी न किसी रूप में क्या होते हैं, भिन्न होते हैं, यानी अलग होते हैं। कोई व्यक्ति लंबा होता है तो कोई छोटा होता है, कोई गोरा तो कोई काला होता है। किसी की बुद्धि जो होती है वो तीव्र होती है यानी तेज होती है, तो किसी की बुद्धि क्या होती है, मंद होती है यानी मीडियम होती है। रंग रूप की बात करें तो उसमें भी क्या आपको परिवर्तन देखने को मिलता है, मतलब बदलाव देखने को मिलता है। वृद्धि जो है सांस्कृतिक आदि के आधार पर भी निश्चित रूप से कहीं ना कहीं दो व्यक्ति एक दूसरे से क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। आमतौर बात करें, सिर्फ बुद्धि की बात नहीं करें बल्कि उनके रहने सहने और उसके संस्कृति के एतबार से भी बात करें तो वहां पर भी दो व्यक्तियों के बीच में आपको विभिन्नता देखने को मिलेगी। जहाँ तक हम बात करें तो एक माता पिता के अगर भी जुड़वे बच्चे हैं उनमें भी आप व्यक्तिगत विभिन्नता देखने को मिलती है। ऐसे में व्यक्ति के व्यक्तित्व को समझना तथा उसके विकास पर बल देना आवश्यक हो जाता है। यानी कहने का मतलब हुआ, हम उस व्यक्ति को समझेंगे और व्यक्ति के विकास पर बल देना, यानी उसको हम किस प्रकार से डेवलपमेंट कर पाएंगे, चाहे उसका सामाजिक हो, सांस्कृतिक हो, शारीरिक हो, मानसिक हो, उसके डेवलपमेंट के लिए हम क्या कर सकते हैं। जब उसको हम व्यक्तिगत रूप से समझेंगे तब जाके हम उसके अनुरूप उसको हम क्या कर सकते हैं, ढाल सकते हैं। उसके आगे बात करेंगे व्यक्ति विभिन्नताओं का अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया था, तो गाल्टन एक वैज्ञानिक है। क्या नाम इसका है, गाल्टन एक वैज्ञानिक है जो आज जो है मनोविज्ञान बालक के व्यक्तित्व के विकास पर बल डालता है। यानी कहने का मतलब है जो वैज्ञानिक है सर्वप्रथम नाम क्या नाम है, गाल्टन है, जिन्होंने बच्चों के संदर्भ में यानी बच्चों के व्यक्तित्व के संदर्भ में उन्होंने विकास पर सबसे ज़्यादा बल दिया है, यानी सबसे ज़्यादा उन्होंने कार्य किया है। ठीक है, क्योंकि यदि प्रत्येक बालक के व्यक्तित्व का विकास सही होगा तो निश्चित ही समाज में अच्छा बनेगा, वह राष्ट्र में भी सशक्त हो। यानी कहने का मतलब हुआ, कहा जाता है कि बच्चे जो होते हैं वो देश का भविष्य होते हैं और देश के भविष्य का संरक्षण देना, उसको एक नया दिशा देना, एक मार्गदर्शन देना एक अध्यापक का काम होता है। तो हम जब उसको बेहतर बनाएंगे इंसान, तब जाके वो समाज के लिए भी कार्य कर पाएंगे और जब समाज के लिए करेंगे तो कहीं ना कहीं वो अपने देश को भी मजबूत करेंगे। क्योंकि प्रत्येक इंसान अपने देश के लिए महत्व रखता है। कब महत्व रखेगा, जब उसको एक अच्छा मार्गदर्शन मिलेगा, जब एक अच्छा शिक्षा मिलेगा, तब जाके वो अपने देश को कोऑपरेट कर पाएगा और उसके कारण देश में क्या होगी, देश अपने आप को एक शक्तिशाली रूप में क्या कर पाएंगे, विकसित कर पाएगा। व्यक्तित्व विभिन्नता की बात करें आगे तो व्यक्तित्व विभिन्नता का ही प्रभाव है कि एक बालक को 100 में से 100 अंक मिलते हैं और दूसरे बालक को 100 में से 0 अंक मिलते हैं। यानी कहने का मतलब हुआ, दो तरह के बालक एक ही समाज में रह सकते हैं, जिन्होंने 100 में 100 मार्क्स ऑब्टेन किए होंगे और वैसे बालक भी होंगे आपके विद्यालय आपके समाज में जो 100 में से 0 मार्क्स ला सकते हैं। तो कहने का मतलब हुआ, कहीं ना कहीं उन दोनों बालकों में आपको विभिन्नता देखने को मिलती है। इससे स्पष्ट होता है कि सभी बालक एक समान नहीं होते हैं, सभी की रिक्वायरमेंट, सभी के सीखने की गति, सभी के रहने की सभ्यता और संस्कृति तमाम में विविधता पाई जाती है। उस विविधता का ज्ञान एक अध्यापक को होना जरूरी है।
ताकि बच्चे के अनुरूप वो शिक्षण विधि को लागू कर सके। व्यक्ति के स्वभाव हो, बुद्धि हो, शारीरिक मानसिक क्षमता हो, यह तमाम में आपको क्या देखने को मिलेगी, विविधता देखने को मिलेगी, है कि। अगर बात करें संवेगिक की बात करें यानी संवेगात्मक की बात करें, इसमें भी आपको क्या देखने को मिलेगी, विभिन्नता देखने को मिलेगी। मनोवृत्ति आदि में अंतर होता है। विभिन्न व्यक्तियों की बात करें, भिन्न व्यक्तियों की बात करें तो इस प्रकार का अंतर आपको देखने को मिलेगा। इसी अंतर को हम क्या बोलते हैं, व्यक्तिगत विभिन्नता कहते हैं। आई होप कि आप व्यक्तिगत विभिन्नता के बारे में बढ़िया से अवगत हो चुके। अब हम बात करेंगे व्यक्तिगत विभिन्नता की परिभाषा की बात करेंगे। आखिर हम लोग व्यक्तिगत विभिन्नता के बारे में और क्या जानकारी जानते हैं उसको भी जान लेते हैं। व्यक्तिगत विभिन्नता के बारे में बात करें तो व्यक्तिगत विभिन्नता जो होता है वो आमतौर पर हम ये जानते हैं कि बच्चों में एक तरह की सोचने की क्षमता नहीं होते हैं, वो अलग अलग सोचते हैं, यही व्यक्ति विभिन्नता है। तो ये परिभाषा कई हद तक सही है। व्यक्ति विभिन्नता की परिभाषा को जानने से पहले पूर्व में व्यक्तित्व को समझना आवश्यक होगा, क्योंकि व्यक्तित्व शब्द अंग्रेजी भाषा के पर्सनैलिटी से निकला है। पर्सनैलिटी का मतलब क्या होता है, व्यक्तित्व निकलता है। जब शब्द का पर्याय मतलब इसका अर्थ जो है वो पर्सनैलिटी है। मतलब जो शब्द किससे निकला है, लैटिन शब्द से पर्सोना से निकला है। याद रखिएगा, जो पर्सनैलिटी जो अंग्रेजी शब्द है वो लैटिन शब्द के पर्सोना से निकला है, जिसका अर्थ होता है नकाब यानी मास्क आमतौर पर, अर्थात चरित्र के अनुरूप जो धारण करता है वही इसी को हम क्या कहते हैं, पर्सनैलिटी कहते हैं, व्यक्तित्व कहते हैं। कहने का मतलब मनुष्य का कोई भी मानसिक, शारीरिक व सामाजिक क्रिया या उसके व्यवहार को उसके व्यक्तित्व से पृथक नहीं किया जा सकता। आमतौर पर अगर किसी व्यक्तित्व की बात करते हैं कहीं ना कहीं उसके मानसिक, शारीरिक और सामाजिक क्रियाओं को, यानी समाज में किस प्रकार के उसके व्यवहार है, किस प्रकार के उसके आचरण है, वो तमाम चीज़ों को हम उसमें ऐड करते हैं। तब जाके हम कहते हैं कि अमुक विद्यार्थी का या अमुक व्यक्ति का व्यक्तित्व जो है वो बहुत बढ़िया है, मतलब बहुत बढ़िया है। मतलब उसके व्यक्तित्व की जो है ना वो चरित्र जो है, उसका जो व्यवहार है अन्य व्यक्तियों के साथ में, जैसे माता पिता हो या समाज के लोगों के साथ अगर व्यवहार बढ़िया हो तो हम कहते हैं इसका व्यक्तित्व क्या है, बेहतर। अगर उसके अनुरूप हो, यानी कहने का मतलब उसके उल्टा हो, अगर उसके विपरीत अगर चल रही है तो हम कहते हैं इसके व्यक्तित्व विपरीत क्या है, बेहतर नहीं है, मतलब खराब है। ठीक है, आगे बात करेंगे। बल्कि व्यक्तित्व का समग्र अगर बात करें तो व्यक्तित्व का समग्र मतलब टोटलिटी की बात करें, जिसमें व्यक्ति का संपूर्ण गुणों को परिलक्षण होता है, अर्थात व्यक्तित्व का 50 से अधिक परिभाषा दी जा चुकी है। लेकिन उसमें से आल्पोर्ट जो है, आमतौर पर याद रखिएगा, आल्पोर्ट ने जो व्यक्तित्व की परिभाषा दिया है वो सबसे कारगर है, यानी सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर व्यक्तित्व की बात करें तो सबसे कारगर और सबसे महत्वपूर्ण अगर किसी का परिभाषा का मान्य मिला है तो वो आल्पोर्ट है। तो आल्पोर्ट साहब क्या कहते हैं इनको भी जान लेते हैं। उनका परिभाषा जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको कॉपी में नोट डाउन कीजिएगा। इन्होंने क्या बात किया, आल्पोर्ट के अनुसार बात करें, आल्पोर्ट ने कहा है कि व्यक्ति के भीतर, आम सुनिएगा बेहतर ढंग से, व्यक्ति को व्यक्ति के भीतर पूर्ण मनोशारीरिक तंत्रों का गतिशील या गत्यात्मक संगठन है, जो वातावरण में उसके अपूर्ण समायोजन को निर्धारित करता है। आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा, फिर समझिए। आल्पोर्ट के अनुसार व्यक्ति को व्यक्ति के भीतर, यानी इंसान को इंसान के भीतर ही उसके मनोशारीरिक यानी मनो की गति, जो उसकी सोचने की गति है और जो करने की गति है वो, और आमतौर पर गत्यात्मक या गतिशील जो है वो उसको वातावरण से अपूर्व संगठन कर लेती है। यानी जो वातावरण उसको परिवर्तन होना है वो अवधारणा को पहले अपने अंदर विकसित कर लेती है कि हमको अमुक विद्यालय में या अमुक कार्य सौंपा गया है तो उस कार्य को हम किस प्रकार से करेंगे, उसके अनुरूप हम अपने आप को किस प्रकार से करेंगे कि कार्य हमारा सफल होगा। वो चीज़ अगर व्यक्ति में पाई जाती है तो उसी को आल्पोर्ट ने कहा था कि वही व्यक्तित्व है। क्या है, वही व्यक्तित्व है जो अपने आप को समय से पहले उसके अनुरूप अपने आप को चेंज कर ले, एडजस्टमेंट कर दे, समायोजन कर ले, वही हमारा क्या कहलाता है, व्यक्तित्व कहलाता है। अब बात करेंगे व्यक्तित्व की विभिन्नताओं की परिभाषा, आमतौर बात करें स्किनर महोदय भी दिए हैं। अब इन्होंने क्या क्या है उसको भी जान लेते हैं। स्किनर के अनुसार व्यक्तित्व विभिन्नताओं से तात्पर्य है व्यक्तित्व के उन सभी पहलुओं से है जिनका मापन व मूल्यांकन किया जा सकता है। आमतौर पर यहाँ पर उन्होंने मापन की बात कर दिया है, यानी हम व्यक्तित्व को माप सकते हैं, उसके मूल्य को, उसके गुणों को माप सकते हैं, ऐसा इन्होंने स्किनर साहब कहा है। उसके अंदर जेम्स ड्रेवर की बात करें, उन्होंने क्या क्या है। जेम्स ड्रेवर के अनुसार कोई व्यक्ति अपने समूह के शारीरिक व मानसिक गुणों की औसत से जितना विभिन्नता रखता है उसे व्यक्तित्व विभिन्नता कहते हैं। आमतौर पर इंसान में यानी कोई भी शख्स में अगर जितनी शारीरिक मानसिक में गुणों की औसत में से या एवरेज में से अगर उसके अंदर जो भी विभिन्नता, उसके अंदर जो भी डिफ्रेंशिएट पाई जाती है वही क्या कहलाता है, व्यक्तित्व विभिन्नता कहलाता है जेम्स ड्रेवर के अनुसार। अब हम बात करेंगे व्यक्तित्व विभिन्नता के बारे में। आमतौर पर व्यक्ति विभिन्नता के प्रकार क्या है, टाइप्स ऑफ अगर बात करें तो इंडिविजुअल डिफरेंस की बात करें तो कौन कौन सी चीज़ पाई सकते हैं। एक होता है आपका व्यक्तित्व विभिन्नता, यानी कहने का मतलब हुआ पर्सनैलिटी डिफरेंस की बात करें तो प्रत्येक बालक या व्यक्ति
कि व्यक्तित्व अलग अलग होती है, क्योंकि कोई अंतर्मुखी होती है तो कोई बाह्यमुखी होती है। आमतौर जनता कुछ ज़्यादा बोलता है, कुछ अपने ज्ञान को अंदर रखता है, कोई लोग एक्सप्रेस करता है, कोई लोग अपने दूसरे को बताता है, तो कहीं ना कहीं उसमें अंतर्मुखी और बाह्यमुखी भी देखने को आपको मिलता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, कुछ लोग को व्यक्तित्व दूसरे को बहुत प्रभावित करता है तथा कुछ लोग दूसरे के व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। आमतौर पर हम भी किसी न किसी व्यक्ति से ज़्यादा प्रभावित होते हैं और कुछ व्यक्ति वैसे होते हैं जो हमसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। तो कहने का मतलब हुआ हमारा व्यक्तित्व भी है जो अन्य व्यक्ति को प्रभावित करता है और उसका व्यक्तित्व जो है वो हमको प्रभावित करता है। यानी हमारा ये आदान और प्रदान वाली जो चलती प्रक्रिया है वो व्यक्ति विभिन्नता के माध्यम से चलती रहती है। ठीक है। भाषा के आधार पर बात करें, आमतौर पर भाषा के आधार पर भी आपको व्यक्ति विभिन्नता देखने को मिलती है। भाषा के आधार पर बात करें तो व्यक्ति में कई तरह के कौशल पाए जाते हैं, उनमें से एक भाषा भी कौशल है। एक ही उम्र के बालकों में भाषा समान रूप से विकसित नहीं होता है। कुछ ऐसे भी में होते हैं जो जल्दी विकसित नहीं होते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं जिसमें भाषा बहुत जल्दी विकसित हो जाती है, कुछ में देर से होती है। जिन बालकों में भाषा कौशल का विकास जल्द होना है वो अपने विचारों को भी अभिव्यक्ति करने में कुशल होते हैं, यानी बेहतर होते हैं। भाषा का विकास बालकों में सही तरीके से तथा त्रुटि रहित करना चाहिए, क्योंकि ये हमेशा व्यक्तित्व में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यानी कहने का मतलब हुआ कि व्यक्तित्व में जो विभिन्नता का जो कारण है उसमें से एक कारण क्या है, भाषा भी है, क्योंकि भाषा ही बच्चों के बारे में बताता है कि आखिर बच्चों ने किस प्रकार का ज्ञान प्राप्त किया है और अपने ज्ञान को कितना ज़्यादा यूटिलाइजेशन करने में वो एबल है। तो ये चीज़ भी अगर करते हैं तो कहीं ना कहीं बच्चों के व्यक्तित्व का निर्धारित करता है और बच्चों के व्यक्तित्व को एक बेहतर दिशा देने में भाषा सबसे इंपॉर्टेंट है। और ये भी एक कड़ी है जो व्यक्तित्व विभिन्नता के प्रकार में भी शामिल किया गया है कि भाषा के आधार पर भी बच्चों में व्यक्तित्व विभिन्नता को आप देख सकते हैं। तीसरा बात करेंगे जाति संबंधी विभिन्नताओं के बारे में बात करें तो आमतौर पर भारत में बहुत सारे जाति धर्म के लोग रहते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके रहने सहने व्यवहार में भी आपको परिवर्तन देखने को मिलता होगा, उसमें बदलाव देखने को मिलता होगा, उसमें आपको विभिन्नता देखने को मिलता होगा। जाति या नस्ल संबंधी भी व्यक्तित्व विभिन्नता पाई जाती है, लेकिन इन्हें पूर्वाग्रह, रूढ़ियाँ तथा नकारात्मक मनोवृत्तियों से दूर रखकर सोचना चाहिए। आप ये न सोचें अगर किसी भी दलित परिवार से बिलोंग करते हैं या उच्च कोटि सवर्ण से बिलोंग करते हैं तो कहीं ना कहीं आप उसको जाति संबंधित विभिन्नता को देखें, नहीं कि आप उसे रूढ़िवादी या आप नकारात्मक प्रवृत्ति का मतलब सोच उसके प्रति रखें। ऐसा सोच नहीं रखना है, बल्कि ये मान चलना है कि उनके अंदर हमारे अंदर व्यक्तित्व विभिन्नता है, यानी उनके अंदर समाज में रहने की जो उसकी सभ्यता है, जो उसकी संस्कृति है, वो इसको एडॉप्ट कर रहा है, इसलिए उसके अंदर हमारे वाले ज्ञान से या हमारे वाले जो सभ्यता है उसके पास में विभिन्नता पाई जाती है। ये दृष्टिकोण हमारी होनी चाहिए, नहीं कि हम नकारात्मक दृष्टिकोण से देखें कि उसको इस प्रकार से उसका वातावरण है या उस प्रकार से वो लोग रहते हैं। नहीं, उसके अंदर वो प्रकार की विभिन्नता ही पाई जाती है। आगे बात करेंगे लिंग के आधार पर बात करें तो व्यक्ति विभिन्नता हैं यहाँ पर भी, यानी कहने का मतलब पुरुष का शारीरिक गठन स्त्रियों की अपेक्षा अलग होता है। असामान्य एक ही वातावरण के अंतर्गत रहने वाले पुरुष की लंबाई स्त्रियों से अधिक होती है। शारीरिक विभिन्नता अपने को देखने को मिलती है, परंतु ये मानसिक रूप से बात करें तो मानसिक रूप से अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी आपको अलग अलग देखने को मिलेंगे। स्तर पर लड़कियों की बात करें तो लड़की में भी क्या होती है, स्तर पर लड़कियों का कहा होता है लड़कों से भी पीछे नहीं है। यह भी अध्ययन में पाया गया है कि एक ही परिवेश में रहने वाले लड़के लड़कियों में सहनशीलता ज़्यादा पाई जाती है अपेक्षाकृत लड़कों से। आमतौर पे देखे होंगे कभी कि लड़कों से भी तेज लड़कियां होती हैं, आमतौर पर ऐसा देखने को नहीं मिलता है, लेकिन कुछ हद तक ये भी मानते हैं कि अगर एक परिवेश में रहा जाए तो हो सकता है कि लड़कों की अपेक्षा लड़की तेज भी हो सकता है कि लड़के तेज हो लड़की की अपेक्षा। तो ये भी विभिन्नता आपको देखने को मिलेगी आमतौर पर। ये क्या है, उनके अंदर व्यक्तित्व विभिन्नता है। अब समुदाय के आधार पर बात करें, समुदाय के आधार पर बात करें तो समुदाय देखिए आमतौर पर हम जानते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। ऐसे में निश्चित ही उसके व्यक्तित्व पर उसके परिवार व समाज का स्पष्ट प्रभाव पड़ता होगा। आमतौर पर हम भी एक समाज की इकाई हैं, तो कहीं ना कहीं समाज पर हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ता होगा। किस प्रकार के माहौल में रह रहे हैं, किस प्रकार के समाज का हमारा वातावरण है, उस वातावरण से हम अपने आप को समायोजन स्थापित करते हैं। तो इस प्रकार की अवधारणा हमारे अंदर विकसित होती चली जाती है। अच्छे समाज व परिवार से आने वाले बच्चे का व्यवहार सामान्यतः अच्छा ही होता है। बालक में नैतिकता, सोच, समायोजन आदि का क्या होता है प्रभाव आपको स्पष्ट दिखता है। परिवार या समाज का आर्थिक स्तर का भी प्रभाव बालकों पर भी पड़ता है कि हम किस प्रकार के परिवेश से बिलोंग करते हैं, हमारे माता पिता या हमारे समाज में हमारा स्तर क्या है। वो तमाम चीज़ हमारे शिक्षण के लिए हो या हमारे जीवन यापन के लिए हो या हमारे भविष्य के लिए हो, वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रखता है ताकि हम अपने व्यक्तित्व का निर्धारण कर पाते हैं।
फिर धार्मिक की बात करेंगे, 6 नंबर है ये धार्मिक के कारण भी व्यक्ति विभिन्नता आपको देखने को मिलती है। जैसे भारत में 4 धर्म जो है इंपॉर्टेंट है, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये 4 मेजोरिटी वाले जो भारत की विभिन्नताओं को अपने ओर समाहित करके रखी हुई है। यानी तमाम व्यक्ति जो अपने धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रम अपने अपने धर्म के अनुसार करते हैं और सभी लोग एक साथ रहते हैं, तो उनके अंदर भी आपको विभिन्नता देखने को मिलती है। इसलिए कहा जाता है कि भारत एक विभिन्नताओं का देश है, लेकिन विभिन्नताओं में एकता है। मतलब सभी लोग विभिन्नताएं के साथ तो रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक साथ रहते हैं, कहने का मतलब एक ही भारत में रहते हैं, तो लेकिन उसके अंदर क्या पाई जाती है, विभिन्नता पाई जाती है, यानी उनके अंदर भी इंडिविजुअल डिफरेंस पाई जाती है। धार्मिक आधार पर बात करें तो धर्म को सरल शब्दों में जाने तो क्रियाकलाप या आचरण जो हम नित्य यानी प्रतिदिन करते हैं, अर्थात हमारे नियमों, नैतिक मूल्य और आचरण को निर्धारित तथा नियंत्रित भी करता है। प्रत्येक धर्म सहिष्णुता, प्रेम, भाईचारा आदि सिखलाता है, परंतु उसके मानने वाले का व्यवहार जो में अंतर पाया जाता है। इसका मुख्य वजह है धर्म की उदारता, कट्टरता आदि। जिस धर्म का उदारता का भाव ज़्यादा होगा, निश्चित रूप से उनके मानने वाले प्रवृत्ति में भी उदार अधिक देखने को मिलेगी। आमतौर पर भारत में बहुत सारे समुदाय में कुछ लोग कट्टरपंथी होते हैं, जिनकी विचारधारा एक दूसरे पर आश्रित होती है, मतलब एक दूसरे को तोड़ने का काम करती है। तो वैसे लोग अगर होते हैं तो कहीं ना कहीं ज़्यादा खंडित होता है। तो हमें उदारवादी बनना चाहिए, ताकि जितने उदारवादी बनेंगे ताकि उतने ही लोगों उदारवादी प्रवृत्ति से कहोगे अपने आप को जोड़ेंगे। इन सब के अलावा भी शारीरिक हो या मानसिक हो या सांवेगिक हो आदि के आधार पर भी व्यक्ति विभिन्नता भी पाई जाती है। अब हम बात करेंगे व्यक्ति विभिन्नता के कारण क्या क्या हो सकते हैं। देखिए, आमतौर पर कारण की बात करें तो व्यक्ति विभिन्नता ये हो सकती है, आनुवंशिकता भी हो सकती है या वातावरण से भी हो सकती है, आर्थिक स्थिति, शिक्षा स्तर या परिपक्वता, प्रजाति, राष्ट्रीयता, लिंग, आयु वृद्धि, अधिगम, विचार, स्वास्थ्य, संस्कृति, धर्म, रुचि, अभिक्षमता आदि के कारण भी आपको विभिन्नता देखने को मिलती है। अब विभिन्नताओं की विधि की बात करें तो हम लोग विधि की बात करें, किन किन विधि के माध्यम से हम व्यक्ति विभिन्नता के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो मनोवैज्ञानिक ने व्यक्ति विभिन्नता के अध्ययन करने के हेतु कई विधियां का निर्माण किया, जिसमें से आप व्यक्तित्व परीक्षण है, यानी कहने का मतलब हुआ व्यक्ति या बालक के शील गुणों के माप हेतु मनोवैज्ञानिक ने कई विधि का उपयोग किया है, जैसे कई व्यक्तित्व का प्रयोग किया है, जिसमें से परीक्षण बना है। जैसे में व्यक्तित्व परीक्षण जो है, जिसमें बात करें व्यक्तित्व आविष्कारिक की बात करें, परीक्षण विधि है जो परीक्षण विधि आदि है। इसमें उपलब्धि परीक्षण है, उसके बाद में आपका बालकों में शैक्षिक उपलब्धि की माप हेतु भिन्न भिन्न विषयों के बारे में अलग अलग परीक्षण बनाए गए हैं, जिसमें से बुद्धि परीक्षण है, ठीक है, बुद्धि परीक्षण है परीक्षण, जिसमें मनोवैज्ञानिक ने अनेक तरह के बुद्धि परीक्षणों का निर्माण किया है, जिसके प्राप्तांक के आधार पर बुद्धि लब्धि ज्ञात किया जा सके। जैसे बीने, टरमैन, गुड, एनएफ, कैटल, जलोटा आदि द्वारा बनाए गए नियम भी परीक्षण के अंतर्गत आते हैं। फिर अभिक्षमता की बात करें तो अलग अलग अभिक्षमता के मापने हेतु अलग अलग परीक्षण का निर्माण किया गया है, जैसे में शिक्षण अभिक्षमता, प्रशासनिक अभिक्षमता, आंकिक अभिक्षमता, उसका में प्रत्याक्षणिक अभिक्षमता आदि इसमें सम्मिलित है। इसके अलावा भी अभिरुचि परीक्षण, संवेग परीक्षण, मनोवृत्ति परीक्षण आदि विधियां का भी निर्माण किया गया है। यानी कहने का मतलब हुआ कि परीक्षण एक चीज़ नहीं बल्कि हम बहुत सारे परीक्षण हैं, जिसके अंतर्गत हम बच्चों के अलग अलग भाषाओं के, अलग अलग चीज़ों के, अलग अलग क्षेत्र में जो उनके द्वारा अचीवमेंट है उनका परीक्षण हम कर सकते हैं। तो कहने का मतलब हुआ एक इंसान में एक तरह के परिवर्तन, एक तरह की विभिन्नता नहीं पाई जाती, बल्कि अलग अलग विभिन्नता पाई जाती है। बात करेंगे अब इसके इंपॉर्टेंस की बात करेंगे तो देखिए, शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, यानी यह आवश्यक है कि बालकों की व्यक्ति विभिन्नता को न सिर्फ जाने अपितु उसके शिक्षण में संतुलन स्थापित करे, ताकि शिक्षण कार्य को वह पूर्ण कर सके। आमतौर पर एक अध्यापक के रूप में आपको व्यक्ति विभिन्नता के बारे में जानकारी प्राप्त करना होगा, ताकि बच्चों के संदर्भ में आप बेहतर कर सके। व्यक्ति विभिन्नता को सही से शिक्षक पहचानेंगे, तभी वो अध्यापन विधि का सही चयन कर पाएंगे। आमतौर पर हमने पहली वीडियो में बताए थे कि हम बच्चों के प्रति संवेदनशील रहेंगे और बच्चों के अनुरूप हम कार्य करेंगे और बच्चों की व्यक्ति विभिन्नताओं को भी हम ध्यान में रखते हुए कार्य करेंगे, तब जाके बच्चों के अंदर क्या होगी, विकास सही दिशा में हो पाएगी। व्यक्ति विभिन्नता को ध्यान में रखकर ही उपयुक्त पाठ्यक्रम तथा उचित दिशा में शिक्षण प्रदान करें। वही चीज़ यहाँ पर भी है, आप बच्चों के अकॉर्डिंग ही कार्य करेंगे। वर्ग में बैठने के क्रम की बात करें तो वर्ग में बैठने का क्रम जो है, बैठने का क्रम या गृह कार्य देने की बात हो, या अनुशासन स्थापित करने की बात हो, या उनका मूल्यांकन करने की बात की जाए, तब भी अब हम क्या कर सकते हैं, अब इसके लिए आवश्यक है कि शिक्षक व्यक्ति विभिन्नता को जाने तथा वे उपरोक्त कार्य को करने का उचित ढंग या संपन्न कराए, तब जाके हम व्यक्ति विभिन्नताओं का सही उपयोग कर पाएंगे। अब बात करते हैं कुछ क्वेश्चन पर जो विगत सालों में पूछे गए, सीईटी में ही उस क्वेश्चन पर बात करेंगे। अपनी कक्षा की व्यक्ति विभिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। आपके क्लास में व्यक्ति विभिन्नता आपको समझना है तो क्या करेंगे, आपके पास 4 विकल्प है, 4 विकल्प को हम पढ़ेंगे और इसका उत्तर देंगे। पहला आपका है बच्चों से बातचीत करेंगे और उनके दृष्टिकोण को महत्व देंगे।
विद्यार्थी के लिए कठोर नियमों को लागू करेंगे, बच्चों शिक्षण और आकलन के समान और मानक तरीके अपनाएंगे, या डी बच्चों को उनके अंकों के आधार पर अलग कर उनको नामित करेंगे। देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ, आप क्या कौन सा करेंगे। देखिए यहाँ पर बच्चों से बात करेंगे और उसके दृष्टिकोण को हम महत्व करेंगे, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। बी इसलिए नहीं होगा क्योंकि हम बच्चों के लिए कठोर नियम का पालन नहीं करवा सकते हैं और समान आकलन कभी भी नहीं कर सकते, हम समान शिक्षण बिंदु कभी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सभी व्यक्ति में सभी बच्चों में क्या पाई जाती है, व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है। तो एक विधि या एक सिस्टम से सभी बच्चे को शिक्षण नहीं दे सकते हैं। और बच्चों के लिए अंक निर्धारित करके बच्चों को अलग करके नामित करना, ये भी कहीं ना कहीं बच्चों की विभिन्नताओं को क्या करेगा, खंडित करेगा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, हमारा सही होगा। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि एक उभयलिंगी व्यक्तित्व की बात करें तो उभयलिंगी व्यक्तित्व की क्या हो सकता है। समाज में प्रचलित रूढ़िवादी लिंग भूमिकाओं का पालन करता है, स्त्री लक्षणों वाले पुरुषों को संदर्भित करता है, में डैश में आमतौर पर माने गए मर्दानों और स्त्री के गुणों का संयोजन होता है, ये दृढ़ और अहंकारी होने का भी क्या करता है। उभयलिंगी की बात करेंगे तो इसमें क्या होगा, स्त्री और लक्षणों में पुरुषों का संदर्भित करना ही क्या होता है, उभयलिंगी कहलाता है। 2 क्वेश्चन हो गया। तीसरा नंबर क्वेश्चन की बात करें तो व्यक्तित्व अस्थायी समायोजन क्या है। आमतौर बात करें व्यक्तित्व अस्थायी समायोजन क्या है, पर्यावरण के साथ में या जीवन के साथ में या प्रकृति के साथ में या ये सभी। देखिए आमतौर पर अगर व्यक्तित्व का संयोजन की बात करें तो हम पर्यावरण के साथ में संयोजन करेंगे, जीवन के साथ भी करेंगे और प्रकृति के साथ भी। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा, सही हो जाएगा, 3 का डी होगा। चौथा नंबर की बात करें तो मैकडूगल की बात करें, मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध कौन से संवेग से। जिज्ञासा की बात करें तो भय से है, घृणा से है, आश्चर्य से या भूख से। देखिए अगर मैकडूगल की बात करें, मूल पर जिज्ञासा की बात करें तो जिज्ञासा कहाँ से होगा, कुछ चीज़ जानने की इच्छा कब होती है, जब हमारे अंदर भूख होती है कोई चीज़ की, अगर कुछ चीज़ खाने की हो या कुछ चीज़ पाने की है, उसको भी भूख कहते थे। हमारा डी नंबर क्या होगा, सही होगा। 5वां क्वेश्चन की बात करें तो 5वां क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आज का रहेगा, इसमें बात करेंगे कि व्यक्तिगत विभिन्नता के मिलन के संबंध में से कौन सा अध्यापक की भूमिका होनी चाहिए। यानी आप व्यक्तिगत विभिन्नता के संदर्भ में एक अध्यापक के रूप में आप किस प्रकार की सोच रखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है व्यक्तित्व के दृष्टिकोण, अभिरुचि और योग्यता को जानने का प्रयास करेंगे आप, या व्यक्तित्व आधारित पाठ्यक्रम को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार समझाने की कोशिश करेंगे। दोनों उपयोग में से कोई नहीं। देखिए दोनों हमारा आंसर क्या है, सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी होगा। आमतौर पर उसके बच्चों के अकॉर्डिंग काम करेंगे, उसकी रुचि को भी योग्यता देंगे, प्रायोरिटी देंगे यानी प्राथमिकता देंगे, और उनके अनुरूप पाठ्यक्रम को भी सम्मिलित करेंगे और समझाने का प्रयास करेंगे। आई होप आप 5 में से 5 सही बना लिए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में आएंगे तो इससे आगे बात करेंगे। तब तक के लिए मुझे दिया गया। जय हिंद, जय भारत।